विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप डांगी और हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं का इतिहास। इसमें हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें हमने पहले पढ़ लिया है जो साहित्यिक स्रोत है इतिहास को जानने की, उसके बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो आइए देखिए मेरे प्यारे कलेक्टरों कि पुरातात्विक स्रोत जो है उनको 5 भागों में हम बांट सकते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक भवन, वो मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और कलाकृतियाँ। अब देखो, पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं इतिहास को जानने के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, खुदाई से जो निकलते हैं या फिर जो जमीन पर विद्यमान है, उनसे वास्तविक रूप में हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। अब पुरातत्व का क्या अर्थ होता है कि अवशेषों के आधार पर मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही हमको पता चलता है हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। हम पहले पढ़ते थे इतिहास में वैदिक, हमारे इतिहास की शुरुआत वैदिक सभ्यता से शुरुआत मानते थे, लेकिन जब खोज हुई 1856 ईस्वी में सिंधु सरस्वती सभ्यता की, उसके बाद में हमारी इस इतिहास की जो शुरुआत है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से, यानी कि हमारी इतिहास की शुरुआत हम 6000 साल पहले से करते हैं, ईस्वी पूर्व से शुरुआत करते हैं। यानी कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो आज से लगभग 8000 साल पहले से ही शुरू हो जाता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब उत्खनन का मतलब होता है कि खुदाई करना। इतिहासकार क्या करते हैं कि किसी स्थल विशेष की खुदाई करते हैं, जमीन खोदते हैं और वहाँ से कुछ अवशेष निकालते हैं। उन अवशेषों का अध्ययन करने के बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कारणों का, परिणामों का पता लगाते हैं और फिर अपनी पुस्तक में या किताब में लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हो सकते हैं? मृदभांड हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं और उपकरण हो सकते हैं। अब ये औजार और उपकरण कौन से हैं? तो मानव ने अतीत में, यानी कि पुराने समय में जो औजार अपने लिए बनाए थे, जो उपकरण बनाए थे, वो उनका प्रयोग किया था। और वो मानव तो नहीं रहे, मनुष्य तो नहीं रहे, लेकिन वो औजार कहीं पर जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर कहीं पर रह गए हैं। तो खुदाई में ऐसे उपकरण और औजार निकलते हैं, उन्हीं के माध्यम से इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। अब प्राचीन काल में मानव ने सबसे पहले औजार बनाए, और औजार भी कौन से बनाए? पत्थरों के। औजार कौन से मिलते हैं अपने को? पाषाण या पत्थरों के। तो उन औजारों के आधार पर इस संस्कृति को नाम दिया गया पाषाण संस्कृति या पाषाणकालीन सभ्यता। तो पाषाण संस्कृति नाम दिया। इसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि प्रारंभिक औजार कुछ अच्छे नहीं थे, बीच में थोड़े अच्छे बनाने लगे और अच्छे बनाने लगे पत्थर के औजार। तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्यों ने अपने लिए अलग से औजार बनाए, और वो कौन से बनाए? मृद। यहाँ पर लिखा है मृदभांड। मृद यानी कि होता है मृदा। क्या होता है? मृदा। और मृदा को हम कहते हैं मिट्टी। क्या कहते हैं? मिट्टी। तो मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और मिट्टी के औजार बर्तन बनाकर उनका उपयोग करने लगा। अब मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो उनका उपयोग तो करता था, लेकिन वो टूट फूट जाते थे या किसी कारण से वो मानव द्वारा छूट जाते थे। तो कई जगह पर खुदाई में वो बर्तन हमको प्राप्त होते हैं। तो इतिहासकारों ने उन मृदभांडों के आधार पर 4 मृदभांड संस्कृतियां बताई है। तो कौन कौन सी संस्कृतियां बताई? गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, काले व लाल रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। अब उत्खनन में जरूरी नहीं हमको औजार, उपकरण, मृदभांड ही प्राप्त हुए। जब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ते हैं तो उत्खनन में हमको बहुत सारी चीजें, जैसे सड़कें प्राप्त हुई है उत्खनन में, नालियां, घर, मकान और घर एक ही होता है। तो मेरे कलेक्टरों ध्यान रखना, घर प्राप्त हुए हैं, नालियाँ, सड़कें और जलाशय प्राप्त हुए हैं, जलाशय, चूल्हे। तो ये सब हमको उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, जो उस समय मानव अपने लिए उपयोग करता था। तो ये हो गया हमारा उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ रहे हैं अभिलेख के बारे में। तो देखो इसको। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अभिलेखों में देखो, अभिलेख भी सबसे महत्वपूर्ण
या प्रमुख माने जाते हैं पुरातात्विक स्रोत में, क्योंकि इन पे एक तो जगह कम होती है, जैसे शिलालेख है, शिला पत्थर को खोद कर लिखना पड़ता है। ताम्रलेख है तो तांबे के जो पतरा होता है तांबे को चपटा करके लिखना पड़ता है। मूर्तिलेख मूर्ति के ऊपर लिखना होता है। तो जगह कम होने के कारण में इनमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही होती है, बाकी का जो लिखा जाता है अनावश्यक कुछ भी नहीं होता है। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो इन अभिलेखों के माध्यम से अपने को मिल जाती है। अभिलेखों से और क्या क्या पता चलता है, तो देखो वंश, नाम, तिथि, कार्य एवं समसामयिक घटना के बारे में जानकारी अपने को अभिलेखों के माध्यम से पता चल जाती है। अभिलेख ये तो देख लिया आपने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख और ताम्रपत्र, ये सभी अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। एक होता है प्रशस्ति को भी हम अभिलेख में शामिल करते हैं। प्रशस्ति तो देखो ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारी जानकारी हमको अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो जो प्रमुख अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, लगभग 40 से ज़्यादा अभिलेख अशोक ने लिखवाए हैं, तो वो सभी महत्वपूर्ण है। खारवेल जो कलिंग का शासक था, कलिंग, अशोक ने आक्रमण किया था, कहाँ पर किया था? कलिंग पर। तो कलिंग का शासक है, इसका लिखवाया हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख ये भी महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश का जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसका जो अभिलेख है नासिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने रचना की है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताती है। राज प्रशस्ति राजस्थान के हमारे मेवाड़ के शासक राज सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है राज प्रशस्ति से। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इसका ताम्रलेख प्राप्त होता है। रुद्रदामन जो शक शासक था, उसका गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है। एक ही गुप्त काल का मेहरोलिकल स्तंभ लेख, ये तीनों स्तंभ लेख है, ये भी स्तंभ लेख है और ये भी स्तंभ। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। और देखो अशोक का जो गुहा लेख है, यहाँ देखो गुहालेख अभिलेखों की श्रेणी में गुहालेख भी आते हैं। तो गुहालेख में देखो अशोक का बराबर की जो पहाड़ियों में जो आजीविकों के लिए उसने गुफाएं बनवाई थी अशोक ने, तो वहाँ जो अभिलेख मिलता है बराबर गुहालेख। दशरथ का नागार्जुन गुहालेख और सातवाहनों के नासिक व नानाघाट के अभिलेख मिलते हैं। तो इनसे भी उस समय के सामाजिक जानकारी, बहुत सारी घटनाएं होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों के माध्यम से। इसके बाद में देखो सिक्के देखो सिक्के एवं मुद्राएं, सिक्के एवं मुद्राओं से भी हमको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है तत्कालीन शासकों के बारे में। तो हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। अब यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभी तुमको कोई प्रश्न पूछ ले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा सिक्का जारी किया, नहीं पता चलेगा। तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि सिक्के जारी करते थे, सिक्के बनाते थे। अब प्रारंभ में किस प्रकार के सिक्के होते थे, मध्यकाल में किस प्रकार के सिक्के होते थे और वर्तमान में किस प्रकार के सिक्के हैं, तो ध्यान रखना वर्तमान में 125 रुपये का सिक्का चलता है। ध्यान रखना 125 रुपये का सिक्का भी है, लेकिन उसको हम प्रयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि सिक्के जारी करने का काम सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का। और जो पहले जो सिक्के जारी करता था वो शासक जारी करता था। कौन करता था? जो राजा होता था वह जारी करता था सिक्के। अब देखो सिक्कों से हमको क्या क्या जानकारियाँ मिलती है? नाम, तिथियाँ, चित्र, वंश परंपरा के बारे में, धर्म के बारे में, गौरवपूर्ण कार्यों के बारे में, कला के बारे में और शासक की क्या रुचियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो जो प्रारंभिक सिक्के होते थे उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। जो प्रारंभिक सिक्के होते थे उनको ठोक कर कूट कर उनके ऊपर आकृतियां बनाई जाती थी, चित्र अंकित किए जाते थे। इनके ऊपर क्या होते थे? चित्र होते थे, इसलिए इनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा गया है। और इनका आकार भी सभी सिक्कों का बराबर नहीं होता था, सबका वजन बराबर नहीं होता था, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया। आहत का मतलब कि उन पर प्रहार करके उनको ठोक करके बनाया जाता था, इसलिए आहत सिक्के कहा गया है। अब देखो कुछ मौर्यों के बाद में हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। लेख युक्त यानी कि सिक्कों के ऊपर लिखा जाने लगा। लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की हिंद यूनानी शासकों ने। कुषाणों के समय में स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए, जैसे कुषाण शासक प्रथम कुजुल कड़पिसस, भीम कड़पिसस और कनिष्क के बारे में। तो उन शासकों के द्वारा स्वर्ण यानी सोने के और ताम्र यानी तांबे के सिक्के चलाए। अब गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्के, स्वर्ण गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते, तो उस समय सोने के सिक्के चलते थे, रजत यानी चांदी के सिक्के चलते थे। अब देखो बयाना राजस्थान में है, जोगलथाम्बी नासिक
में है। यहाँ से सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं और जो जोगलथम्बी से सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे शक और यहाँ देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, ये सातवाहन वंश का था। कौन से वंश का? सातवाहन वंश का। तो इन सिक्कों से पता चलता है कि शक एवं सातवाहन दोनों शासकों के बीच में संघर्ष हुआ होगा। तो गौतमीपुत्र ने क्या किया कि शकों के जो सिक्के, शक शासकों ने जो सिक्के चलाए थे उन्हीं सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी कर दिए। अब देखो बसाड़ जो प्राचीन काल में वैशाली के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 274 मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है। तो मुहरों के ऊपर भी चित्र बनाए जाते थे, नाम लिखा जाता था। अब देखो सिक्कों से हमको इतिहास में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अब सिक्कों से इतिहासकार क्या करते हैं? तिथि क्रम निर्धारण करते हैं, क्योंकि सिक्कों के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? तिथियां भी लिखी हुई होती है। तो इतिहासकार तिथि क्रम निर्धारण करते हैं कि ये शासक इस तिथि में रहा होगा, यानी इसका शासन काल कब से कब तक रहा होगा। तो वो सब तिथि क्रम निर्धारण सिक्कों के माध्यम से करते हैं। धार्मिक विश्वास की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब धार्मिक विश्वास जैसे कि कुमार गुप्त के बारे में पता चलता है उसके सिक्कों से कि वह शैव मत का अनुयायी था। किस मत का? शैव मत का अनुयायी था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि वह भी हिंदू धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसने अश्वमेध पराक्रम अपने सिक्कों के ऊपर लिखाया है। कला पर प्रकाश, यानी कि सिक्के की बनावट देख करके पता चलता है कि उस समय कितनी विकसित अवस्था में कला थी। व्यापार व आर्थिक स्तर की भी जानकारी मिलती है उन सिक्कों के माध्यम से कि किन किन शासकों के साथ में व्यापार हुआ करता था, व्यापारी कहाँ से कहाँ तक वो सिक्के हैं। क्योंकि भारतीय सिक्के कई विदेशों में भी प्राप्त हुए हमको, तो इससे पता चलता है कि व्यापार किस प्रकार का होता था उस समय में। साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी का भी ज्ञान होता था, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा देश है। तो भारत में क्या है कि जो सिक्के चलते थे तो वो सिक्के एक जगह, यहाँ का शासक जैसे मगध का शासक है कोई, तो उसका साम्राज्य कहाँ तक पूरे भारत में फैला हुआ है, तो कौन कौन सी जगहों से उसके सिक्के प्राप्त हुए, तो उन सिक्कों के माध्यम से पता चलता है कि इसका साम्राज्य इतनी जगह पर फैला हुआ था। इतिहासकार इन सिक्कों के माध्यम से नवीन तथ्यों का उद्घाटन भी करते हैं। शासक की रुचियों का ज्ञान भी, जैसे समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के सिक्के पर बताया है कि वह वीणा बजा रहा है, वीणा बजाते हुए उसकी आकृति बताइए। तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था उसकी जो रुचि थी वो संगीत में थी, वह एक विद्वान व्यक्ति था, उसने अश्वमेध यज्ञ कराया। तो बहुत सारी जानकारी हमको सिक्कों के माध्यम से पता चलती है। अब अगला है स्मारक व भवन। देखो स्मारक एवं भवन में क्या है? स्मारक एवं भवन में देखो एक बार कि स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग और भवन, ये सभी जो है ये स्मारक एवं भवन की श्रेणी में आते हैं। इनकी स्मारक एवं भवन की श्रेणी में सम्मिलित है। तो अब इसमें क्या है, देखो कि जो जमीन के अंदर भूगर्भ में या भूमि के ऊपर जो बने हुए हैं, तो इनसे भी हमको बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सिंधु कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, स्मारक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए और हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं स्मारक। तो उस समय ये सिंधु कालीन विशेषताएं बताते हैं कि उस समय का हमको पता चलता है कि उस समय संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी। गुप्त काल के जो देवगढ़ और भीतरी गांव के मंदिर जो है ये उस समय की राजनीतिक एवं जो सांस्कृतिक चीज़ें उनके बारे में हमको पता चलता है। इसके अलावा हमारे भारत में पूर्वी जो देश है, पूर्व में जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, बोरोबुदुर, तो यहाँ से भी बहुत सारे अवशेष अपने को स्मारक प्राप्त हुए हैं। जैसे एक है हमारा कंबोडिया का मंदिर, कंबोडिया से हमको एक विष्णु मंदिर प्राप्त होता है। विष्णु मंदिर वहाँ पर है कंबोडिया में। तो उससे अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी कि भारत का उपनिवेश हुआ करता था उस समय में कंबोडिया में। तो भारत के उपनिवेशिक विस्तार की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। जावा और बोरोबुदुर के मंदिर से भी पता चलता है कि भारत का औपनिवेशिक विस्तार कहाँ कहाँ था, भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये सब चीज़ें अपने को स्मारक एवं भवनों से पता चलती है। अब अगला है मूर्तियाँ, शैल चित्रकला। अब देखो मेरे कलेक्टरों, पुरातात्विक स्रोत में अंतिम जो है मूर्तियाँ एवं शैल चित्रकला। मूर्तियाँ और शैल चित्र, जो मूर्तियाँ खुदाई में टेराकोटा की मूर्तियाँ
ये सब प्राप्त हुई, उनसे हमको समय की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। हम जहाँ तक इतिहास पढ़ते हैं तो हमको ये ध्यान है कि प्राचीन काल में जो मानव इतिहास पढ़ते हैं हम शुरुआत से लेकर, तो प्राचीन काल में जो मानव है वो गुफाओं के अंदर रहता था। उनको कहा जाता था शैलाश्रय। क्या कहा जाता था? शैलाश्रय। शैल का मतलब होता है कि पत्थर, यानी पत्थर के घरों में रहता था, यानी उनको कहा जाता था शैलाश्रय, यानी गुफाओं के अंदर रहता था। और उन गुफाओं के अंदर रहते हुए ही उसने उन गुफाओं के अंदर चित्र बनाना शुरू किया। चित्र बनाता गया, उन चित्रों को कहा जाता है शैल चित्र, यानी कि जो पत्थर के ऊपर जो चित्र बनाए गए उनको कहा गया है शैल चित्र या शैल चित्र कला। तो उस समय अपने को शैल चित्र देखने को मिलते हैं। शैलाश्रय किसको कहा गया है? जो घर होते थे मानवों के, जो गुफाएं होती थी, उनको शैलाश्रय कहा गया है। अब देखो, कुछ शैल चित्र अपने को राजस्थान से प्राप्त होते हैं प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये कौन कौन से क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और शेखावटी क्षेत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका और पंचमढ़ी, ये भी महत्वपूर्ण है। अजंता के शैल चित्र, अजंता जो महाराष्ट्र में शैल चित्र। इसके अलावा दुर्ग महलों के जो भित्ति चित्र, भित्ति यानी कि दीवार के ऊपर जो बनाए गए चित्र है उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। तो ये सब भी इतिहास की जानकारी देते हैं मूर्तियाँ। इस तरह से हमारा पुरातात्विक स्रोत आज समाप्त हो गया है। तो मेरे होने वाले कलेक्टरों, अगर तुमको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। धन्यवाद।